क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर 8 आज फ्रेशली शुरू होगा और कमर्शियल मैथमेटिक्स जो है टॉपिक का नाम है। यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स मिलेगी और फिर उन टर्म्स के अंडर में कुछ फॉर्मूले मिलने वाले हैं, ठीक है ना। और वो फॉर्मूले ऐसे हैं कि आपके डेली कमर्शियल का मतलब ये है कि डेली लाइफ से रिलेटेड आपकी कैलकुलेशंस में आपको काम आने वाले हैं। तो प्रॉफिट लॉस, प्रोपोर्शन, रेशियो और परसेंटेज, यूनिटरी मेथड आएगा आगे, यूनिटरी मेथड की बात करेंगे डिटेल में। तो कैसे हमारी डेली लाइफ में कैलकुलेटरी पार्ट में हेल्पफुल है, किस तरीके से, तो वो शुरू करते हैं एक बार। सबसे पहली टर्म देखोगे आप लोग इस चैप्टर में, वो है रेशियो, ठीक है ना। ऑफलाइन में ऑलरेडी देख चुके आप लोग रेशियो, तो पढ़ चुके हैं आप लोग एक बार ऑफलाइन में। तो बताओ रेशियो होता क्या है, जल्दी बोलो। It is a relation between two numbers. एग्जैक्टली रेशियो का मतलब होता है इट इज अ रिलेशन बिटवीन two numbers and it is represented as एंड, या फिर छोड़ो पॉइंट बना करके लिख लो, इट इज रिप्रेजेंटेड या फिर शोन, कुछ भी लिख लो, एज ए कॉलन बी। कॉलन का यूज करेंगे यहाँ पे, ध्यान रहे, ठीक है ना। कॉलन का यूज करेंगे, कॉलन सिंबल का यूज करेंगे, ए कॉलन बी, एंड इट कैन बी स्पोकन एज A is to B, ठीक है ना। ए और बी यहाँ पे कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, ठीक है। सर इसको हम स्पोकन में ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, 8:B। बिल्कुल, वो तो है ही, ए रेशियो बी भी बोल सकते हो, लिख लो, वो भी लिख लो। इट इज स्पोकन एज ये और फिर ए रेशियो बी। A is to B, A रेशियो B। यहाँ तक हुआ सभी का? यस सर। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये भी आती है, थर्ड पॉइंट बना के लिखना, A is to B को हम लिख सकते हैं A by B, मतलब कि रेशियो और फ्रैक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। रेशियो और फ्रैक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। ऑफलाइन आए थे बच्चे, उन्होंने ऑलरेडी लिख रखा है, उनको दोबारा लिखना है क्या? नहीं लिखना है, नहीं लिखना है। कुछ पॉइंट आपको लगता है कि जैसे ऑफलाइन में कुछ मिसिंग रह गया था या कुछ गलत अलग तरीके से लिखाया था, तो अगर उस तरीके से मॉडिफाई करना चाहो तो कर लो, लेकिन नोट्स तो एक बार लिख लिया तो लिख लिया बस। क्वेश्चंस अगर कुछ चेंज करवाता हूँ, चेंज क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने के लिए देता हूँ, तो वो कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अगर A is to B हमने लिखा हुआ है, तो A और ये जो दो नंबर लिखे हुए हैं रेशियो के अंदर, इन्हें बोलते हैं टर्म्स। ये दोनों टर्म्स है और ये कॉलन है। फिर आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशियो, वो नेक्स्ट स्लाइड पे शुरू करेंगे। ये हुआ आप लोगों का? हुआ क्या? यस सर। चेक करो नेक्स्ट, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशियो। कुछ भी डाउट लगे आप लोग पूछ लेना अभी। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो का मतलब क्या है कि लेट A is to B
बी अ गिवन रेशियो या बी गिवन रेशियो, ये दिया हुआ है आपको, देन नहीं, ये मत लिखना, let A is to B, ओहो, इन सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर वो रेशियो लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, देन A एंड B मस्ट बी, होगा ही होगा क्या, को प्राइम्स। अब बताओ को प्राइम्स किसे नहीं पता है, को प्राइम नंबर किसे पता नहीं है, को प्राइम नंबर्स किसे पता नहीं है, कोई नहीं बोल रहा, मतलब सबको पता है। और किसे पता है, सर हमें पता है। सर हमें पता है। पता है, ठीक है। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, फिर को प्राइम्स की बात करते हैं। अगर पता है ऑलरेडी तो फिर अच्छी बात है, ठीक है। पता है तो फिर एग्जाम्पल करो डायरेक्ट। तो अगर मैं रेशियो दिया है आपको 26:65, तो ये क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी हुई है ऑलरेडी, ये रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है क्या, या इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं, ऊपर अभी हमने पढ़ा था पीछे कि रेशियो जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं तो 26 क्वेश्चन के बीच में कभी भी आप ऐसा कर सकते हो कि रेशियो को उठा करके फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, या वैसे लिख लो, या इसको फिर से बैक ट्रैक कर लो, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ये कट जाएगा। अब ये 13 का कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर से ही काट सकते हो ना, और किसी से नहीं काट सकते। तो ये बनेगा 2/5, 13 इनका कॉमन फैक्टर एक्चुअली, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, चलते हैं आगे। ये काम की बात, नोट बना के लिखो, चाहो तो इसे पॉइंट भी नहीं, नोट बना करके लिखो। नंबर्स रिटन in any ratio numbers written in any ratio, या चलो मस्ट भी करो, सिमिलर यूनिट्स, ये काम की बात। नंबर्स रिटन इन एनी रेशियो मस्ट हैव सिमिलर यूनिट्स, वरना हम उन दो क्वांटिटीज का रिलेशन नहीं बना पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर 3 एग्जांपल लेंगे, मैंने लिखा है, मान लो 2 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर ले लो, और कंपेयर कर रहे हैं हम 30 किलोग्राम से। और तीसरा एग्जांपल रहेगा आपका, दूसरा एग्जांपल रहने वाला है आपका 12 सेंटीमीटर इज टू 30, इस बार किलोग्राम की जगह ऐसा करो मीटर ले लो। तो कौन सा वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है, कौन सा वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है? जो ऑफलाइन में आए थे एटलीस्ट उनको तो आना चाहिए, जल्दी बोलो। सर ये सेकंड वाला एग्जांपल है वो तो सही है, और फर्स्ट वाला नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, ये इनवैलिड है। ऊपर नोट में ये तो लिखा रखा है,
क्योंकि सेंटीमीटर को किलोग्राम से कैसे नापोगे भाई, कैसे नापोगे? मान लो क्लास में 2 बच्चे हैं, उनका वेट एक का मान लो 35 kg है, एक का 42 kg है, तो वहाँ पे तो कंपैरिजन हो जाएगा। लेकिन मैंने मान लो एक बच्चे की तो हाइट दे दी कि 5 फीट उसकी हाइट है और एक का मैंने वेट दे दिया, तो कैसे कंपेयर करोगे? हाइट और वेट को कैसे कंपेयर करोगे? तो फिजिकल क्वांटिटीज़ अलग अलग, दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते हो। फिजिकल क्वांटिटीज़ में डिफरेंट मेजरमेंट से उन्हें कंपेयर कर सकते हैं हम, ठीक है ना? आपने मल्टीपल वेट्स ले लिए, उन्हें कंपेयर कर सकते हो। कुछ वेट ले ली है, कुछ हाइट ले ली और फिर कंपेयर करने को सोच रहे हो, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये यूनिट्स का काम है यहाँ पे कंपैरिजन का, तभी कंपेयर कर पाओगे। रेशियो का मतलब क्या, दो एंटिटीज़ के बीच, दो नंबर्स के बीच में रिलेशन बनाना, और फिर लेकिन उनका बेसिस जो होने वाला है वो सिमिलरिटी तो होनी चाहिए एटलीस्ट, इनकी जो क्वालिफाइड नहीं है एक्चुअली, ये क्वांटिटीज में क्वालिफाइड नहीं है कंपैरिजन के लिए। कैसे? 1 सेंटीमीटर है हाइट है मतलब, ये किलोग्राम है वेट है मतलब, नहीं काम चलेगा। लेकिन यहाँ भी तो ऐसा ही केस है, मैं कह रहा हूँ कि ये तो वैलिड है, लेकिन आप बोलोगे यहाँ मीटर, यहाँ सेंटीमीटर है, मीटर है, अगर कन्वर्टिबल है। अब हाइट के अंदर हमारे पास में डिफरेंट यूनिट्स हो सकती है, ऐसा यूनिट मीटर होती है और फिर सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, किलोमीटर होता है, तो उसके वहाँ वो इंटर कन्वर्टिबल एक्चुअली। 12 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 100 मीटर, तो यूनिट सेम करने के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, पहले वाला नंबर, हाँ एक काम की बात, ये जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे a/b = a/b ना, अगर आप इसको चेंज करो कि अगर आपने b/a लिखा है तो फिर वो b/a होगा, मतलब कि न्यूमरेटर पहले लिखा जाता है और फिर डिनोमिनेटर कॉलन के बाद लिखा जाता है, ध्यान रहे, गलती हो जाती है बहुत सी बार। तो ये 1200 देगा मीटर डिवाइडेड बाय 30 मीटर, मीटर से मीटर हो जाएगा कैंसिल, 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, 40/1 लिखा हुआ है, इसको करके लिख दो 40:1। यहाँ तक इसे समझ में नहीं आया? सर आगे समझ में आ गया समझ में सबको, सभी को? ठीक है, अब देखो ध्यान से, एग्जाम्पल में जो दिया था मैंने, यहाँ सेंटीमीटर है यहाँ मीटर है, आपने कन्वर्ट करके बीच में जो भी हमारा पार्ट आया है यहाँ पे नीचे जा करके 40/1 बचा, यूनिट कट गई, तो लिखो नोट बना करके, रेशियो हैज नो यूनिट। रेशियो हैज नो यूनिट मतलब कि क्वेश्चन में तो दिया हुआ है, क्वेश्चन में तो सेंटीमीटर और मीटर दिया है, वो तो चलो उसकी बात ही नहीं कर सकते, वो रेशियो हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ सेंटीमीटर दिया है, यहाँ मीटर दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे आपस में, सेंटीमीटर को मीटर में कर लो यहाँ पे, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ चाहो तो यहाँ सेंटीमीटर में कर लो। ये क्वेश्चन गलत है, बोल भी नहीं रहे कब से। 1 सेंटीमीटर 100 मीटर होते हैं, $13 to 100 होगा भाई सेंटीमीटर, तो इसे क्या लिखोगे, 12 सेंटीमीटर ऊपर रहेगा और 3000 सेंटीमीटर नीचे रहेगा। सेंटीमीटर से गया सेंटीमीटर, 6 बाय देगा आपको 1500, फिर आपको देगा बोलो कितना, 3/1000, 4/1000, टू बाई 500, 1/1, 1/250, सही है क्या? 1/250 या इसे 1:250 लिख दो, वो तो चलो आंसर गलत आया था, वो आंसर तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे काम की बात क्या है कि यूनिट आपस में कैंसिल हो जाएगी। रेशियो में ओरिजिनली हो सकता है कि आपने यूनिट लिख तो रखी है, लेकिन सेम यूनिट लिख रखी है, तो कैंसिल हो जाएगी, आपस में हो ही जाएगी, तो मतलब फाइनली तो रेशियो में कोई यूनिट नहीं बचने वाली, ठीक है। और अगर मान लो रेशियो में नीचे जा करके यूनिट्स बच रही है, तो इसका मतलब हम क्वेश्चन इनवैलिड था, हम फालतू नीचे आ गए, जैसे कि यहाँ पे इस केस में क्वेश्चन इनवैलिड है ये, लेकिन आप फिर भी सॉल्व करते जा रहे हो इसको नीचे, और फिर नीचे मान लो आपने इसको क्या किया, 12 सेंटीमीटर अपॉन 30 kg है, आपने इसको कट करके लिख दिया 6/15 और 2/5, 2/5 करके 2 सेंटीमीटर इस 2 किलोग्राम, तो 2 सेंटीमीटर इस 5 किलोग्राम।
लेकिन आप गए गलत हो ना भाई, पहली बात तो क्वेश्चन ही इनवैलिड है, हमें जा ही नहीं सकते, यहीं पे लिख दो कि ये रेशियो हो ही नहीं सकता है। और फिर 2 सेंटीमीटर 5 किलोग्राम, मतलब आप कह रहे हो कि यहाँ पे तो आपने लिखा है आगे कि रेशियो हैज नो यूनिट, और लेकिन यहाँ पे रेशियो के पास यूनिट है, सेंटीमीटर ऊपर है नीचे किलोग्राम है, लेकिन ये क्वेश्चन ही इनवैलिड है एक्चुअल में, ठीक है ना। अगर रेशियो है तो उसके पास यूनिट नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें सिमिलर क्वांटिटीज को ही हम कंपेयर कर सकते हैं, सिमिलर क्वांटिटीज का रिलेशन बना सकते हैं। बोलो कुछ समझ नहीं आया? सर आ गया समझ। ये समझ अगर आ गया आपको तो फिर आगे करो। रिकेप एक्सरसाइज देखो एक बार, इसका क्वेश्चन है एक 77/154। उसने बोला है कि इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए आप। तो रिप्रेजेंट तो तब करेंगे जब हमें ये कंफर्म हो जाए कि ऑलरेडी जो नंबर है वो कोप्राइम में है या नहीं है। तो 77/154 दे रखा है, क्या इनके कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं आपको? कोप्राइम का मतलब क्या होता है? ऊपर जो नंबर, 2 नंबर जो हमें दे रखे हैं वो उनका HCF क्या है? 1, मतलब कॉमन फैक्टर नहीं है, वो कोप्राइम नंबर्स होते हैं। तो 77 का डबल लिखा हुआ है 154, तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही एक अलग एग्जांपल में दे रखा है यहाँ पे कि चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड एक्सप्रेस एज रेशियोज। तो यहाँ पे ₹2 दे रखा है और फिर एंड 75 पैसे दे रखे हैं। क्या ये कंपेयर होने के लायक है या नहीं है? यस सर, ये करेंसी है, ये करेंसी है, और करेंसी में भी, हाँ करेंसी है और करेंसी है, ₹2। तो ₹2 75 पैसे दे रखा है। तो ₹2 का मतलब कितना हो जाएगा? 200 पैसे, ठीक है। 75 पैसे, पैसे से हुआ पैसा कैंसिल, 200:75 है, 100:, नहीं 40:2 बन जाएगा ये 15। यहाँ तक सही है? यस सर। और फाइनल ये बन जाएगा 5:3, 8 की टेबल से गया, 5:3 आंसर है इसका। सर इसे डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं ना? डायरेक्ट कैसे करेंगे? सर 2/75 लिखा और फिर कट करके 8/3 आएगा, और उसके 2/75 को कैसे कट करेंगे? ऊपर रुपीज है, नीचे पैसे है, कैसे करोगे? जैसे कि यहाँ पे, अच्छा हमें यूनिट हटाना है ना, हमारा पॉइंट क्या बोलता है कि रेशियो हैज़ नो यूनिट, तो यूनिट का भी तो काम करना पड़ेगा। तो रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करो या पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करो। तो रेशियो में फाइनली हमारा रेशियो का मतलब रिलेशन बिटवीन 2 नंबर्स, और वो जो 2 नंबर हैं वो जो जिस फिजिकल क्वांटिटी को बिलोंग करता है वो मेजरमेंट, वो फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये करेंसी है, मतलब पैसे का नंबर है, ये पैसे का मेजरमेंट है 5, और 3 भी इसी को रेफर कर रहा है 75 पैसे को। तो इंटर कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा, चाहे इस स्टेप में करो चाहे नीचे जाकर ही करो, करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो हैज़ नो यूनिट। आप लोग रिकेप एक्सरसाइज सॉल्व करना, तो आपको बहुत सारे डाउट्स तो खुद से सॉल्व करते रहोगे क्वेश्चंस में, है ना, और पीछे से आंसर मैच करोगे भी, डेफिनेटली करोगे वो तो, है ना। बस वो सॉल्व करने से पहले मत देख लेना, बाद में देखना। तो बहुत सारे डाउट्स वहाँ निकलेंगे, हाँ डेफिनेटली निकलेंगे, और करोगे ट्राई तो, ठीक है। रेशियो ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अब, प्रोपोर्शन। देखो एक बार टॉपिक, प्रोपोर्शन। एक्सक्यूज मी सर, जो भी आपने अभी क्वेश्चन करा था उसका हमने आंसर देखा तो 8/3 आ रहा है। हाँ तो 8/3 है ना, आंसर सही तो है, 8/3 ही तो है आंसर। 5/3 लिखा था। अच्छा ये 5/3 लिख दिया, हाँ तो 8/3 लिख दो ना इसे, 8/3। तुमने आंसर चेक भी कर लिया, चलो अच्छी बात है, कर लिया। तो ये एक्चुअली मैंने बोला तो वही था, लेकिन 8 की टेबल से, अच्छा ओके 5 की टेबल से 5 कॉमन फैक्टर है, तो ये 8 और 3, ठीक है ठीक है। है ना, उसको सही कर लेना, गलत लिखा था मैंने, वो 8/3 होगा, 5/3 नहीं होगा। प्रोपोर्शन में क्या होगा, ये काम की लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, व्हेन 2 रेशियोज, मतलब कि रेशियो में तो चलो एक रिलेशन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 अलग अलग रिलेशन के उठ करके आएंगे, और व्हेन 2 रेशियोज आर इक्वल, देन फिर क्या होगा, देयर टर्म्स आर इन प्रोपोर्शन। ये लिख लो, समझ में तो अभी आने वाला है नहीं, इसे समझना पड़ेगा।
एनालिटिकली कैसे करेंगे? मान लो कि दो आपको दे रखे हैं रेशियो, A:B दे रखा है और C:D दे रखा है। तो कि इफ दे आर, अगर ये रेशियोज इक्वल है, मतलब कि मान लो यहाँ पे आपने 1:2 लिया है, वहाँ पे 10:20 लिया है, तो क्या ये रेशियो इक्वल नहीं है? अरे भाई इक्वल लिखा हुआ है, 1:2 तो 1:2 ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, और 10/20 क्या हो जाएगा, 10/20 क्या हो जाएगा, 1/2। क्या ये दोनों रेशियोज इक्वल है या नहीं है? मुंह खोलो जल्दी। सर है। अगर ये रेशियोज इक्वल हैं तो हम बोलेंगे कि ये दोनों प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन का सिंबल ये होता है डबल कॉलन। ठीक है, इसका मतलब ये होता है A:B प्रोपोर्शन, जैसे उसे बोलेंगे A:B प्रोपोर्शन C:D। सर जैसे अगर हम रेशियो का साइन लगाते थे तो बीच मतलब टर्म्स ही कहते थे, तो सर अगर इसके बीच में प्रोपोर्शन का साइन लगाएंगे तो कुछ टर्म्स के नेम में बदल जाएगा। वापस फिर से पूछना। सर जैसे आप रेशियो लगाते हैं, साइन लगाते हैं रेशियो का, तो सर उसमें 2 ही टर्म्स होते हैं, तो उसे नॉर्मल टर्म्स ही कहते हैं अपन। लेकिन सर जो आपने हाँ उसकी बात अभी करेंगे, उसकी बात अभी करेंगे। यहाँ तक कॉपी कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, अब देखो ध्यान से। क्या बोलते हैं सब, आपने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, ध्यान रहे इसका न्यूमरेटर ये है, अगले वाले रेशियो का न्यूमरेटर C है, तो दोनों जो नहीं 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 यहाँ पे ये वाला होने वाला है एक्सट्रीम टर्म्स। इधर कॉर्नर और उधर कॉर्नर पकड़ो, वो हो जाएगा एक्सट्रीम टर्म्स, और दोनों बीच वाले टर्म्स को पकड़ो, ये हो जाएंगे मिडल या फिर मीन टर्म्स। मिडल या फिर मीन टर्म्स, सही है? सही क्या है इसे लिख लो, एक्सट्रीम टर्म्स, मीन या फिर मिडल टर्म। अभी प्रोपोर्शन पूरा नहीं हुआ है, अभी फिर और देखना है हमें, तो पहले से कॉपी करो। तो दिख रहा है नहीं, मीन, मिडल टर्म्स, एक्सट्रीम टर्म्स। कर लो जल्दी से। हो गया क्या? यस सर। हो गया। तो देखो नेक्स्ट कि ये लिखा हुआ है A:B। A:B प्रोपोर्शन लगा रखा है C:D। तो वहां पे डेफिनेशन थी व्हेन रेशियोज आर इक्वल, मतलब क्या लिखा हुआ है A/B इज इक्वल टू C/D। जब, क्योंकि वहां लिखते थे A:B को क्या A/B, तो यहां लिखोगे A:B को तो A/B, C:D को C/D, और प्रोपोर्शन को करोगे कन्वर्ट इक्वल टू में। बोलो समझ में आ गया? अच्छा, अब इसे क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ट्रांसपोजिशन सभी को आता है। A:B इज इक्वल टू B इंटू C। ट्रांसपोजिशन आता है ना सभी को भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आता है ना सभी को? यस सर। यस सर। अभी मैंने आप लोगों को लिखवाया कि A और D क्या है, एक्सट्रीम टर्म्स है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, A इंटू D, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स या फिर एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ये क्या थे, मिडल टर्म्स या मिडल्स, लिख लो मिडल्स। ठीक है, वैसे तो ये तो चलो हमने लिख लिया कन्वेंशनली, बाकी तो यहाँ से ये हमें जाना है और यहाँ से ये हमें जाना है, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है ना, ये तीनों चीज़ बहुत काम की है, आगे यही काम आने वाला है क्वेश्चंस में तो एटलीस्ट।
ठीक है। यस सर। यस सर। एक पॉइंटर लिखो। सेम चीज, इफ A is to B proportion C is to D ऐसा है, देन हम लिखेंगे कैसे इसे, A, B, C, D आर इन प्रपोर्शन। अब इसके इसी एक स्टेटमेंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन टिके हुए हैं। मतलब कि अगर आपको एग्जांपल दिया जाए कि 3:5 नहीं प्रपोर्शन 5:2 ये दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा 3:5। 5 कैसे हो पाएगा, नहीं 5 नहीं हो पाएगा। नाइन इज टू 15 लिख दो, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ है देन हम क्या लिख सकते हैं इसे कि 3, 5, 9, ये सीक्वेंस ध्यान रखना, सीक्वेंस में ऐसा मत कर देना कि 3, 5, 15, 9। अगर ऐसा करोगे तो 15 यहाँ आएगा। फिर अगर यहाँ 15 लिखते हो थर्ड नंबर पे तो यहाँ थर्ड नंबर, मतलब कि अगर पोजीशन फिक्स है 1 2 3 4 और 1 2 3 4 ये पोजीशन फिक्स है। घुस गया ना दिमाग में, आर इन प्रपोर्शन। इसे कॉपी करो एक बार और फिर करेंगे अब क्वेश्चंस। नहीं क्वेश्चंस नहीं, ये भी एक पॉइंटर बाकी है, एक पॉइंटर बाकी है एक्चुअली। ये तो चलो 4 टर्म्स की बात हो रही है, 2 एक्सट्रीम 2 मिडल, क्योंकि अभी बुक में दिया हुआ इसलिए बुक में मेंशन है ये, तो बता भी रहा हूँ एक बार। क्या बताना है कि अगर इफ 3 टर्म्स आर इन प्रोपोर्शन, अब के भैया रेशियो किसका बनाएंगे अगर 3 ही प्रोपोर्शन में, तो आर इन प्रोपोर्शन if 3 terms are in proportion that is A, B, C ये दे रखा है मान लो, that is then इसे कैसे लिखेंगे A is to B is to C, बुक में ये दे रखा है क्या। ये लिखने की जगह ऐसा करो, इसे 2 बार भी लिखना, तो बीच वाला जो नंबर है ना उसे रिपीट कर देंगे, ये लिख लेंगे उसे। वरना कैसे करोगे, वहां तो 4 टर्म था तो ऊपर नीचे करके फिर इक्वल टू लगा के ऊपर नीचे लिख दिया, लेकिन यहाँ कैसे कर पाओगे फिर। तो इसे ऐसे लिखेंगे देन ये, और फिर देन अब उसे कर लो A/B इज इक्वल टू B/C, या फिर इसे क्या लिखेंगे AC इज इक्वल टू B²। अब एक टॉपिक हमें चलाना पड़ेगा बीच में, स्क्वायर रूट और स्क्वायर्स का। स्क्वायर तो हम लोगों ने देख लिया था लॉज एंड एक्सपोनेंट चैप्टर 5 में, लेकिन स्क्वायर रूट आप लोगों को नहीं आते हैं, तो वो मैं एक बार अगर देखना। आप ये पहले वाला एग्जांपल दे रहे हो A/B इज इक्वल्स टू B/C, तो सही से B तो मेन प्रोपोर्शन हो जाएगा ना। इसकी बात कर रहे हैं। यस सर। अगर बोला है कि 3 टर्म प्रोपोर्शन में है और बीच वाले जो टर्म है ना हम रिपीट करेंगे अपनी तरफ से, तो रिपीट करेंगे तो उसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे जैसे पहले रिप्रेजेंट कर रहे थे 4 टर्म्स वाले केस में, तो ऐसे रिपीट कर देंगे। हाँ यहाँ पे A और C जो है क्या होने वाले हैं एक्सट्रीम टर्म्स, लेकिन B और B क्या होने वाला है मेन टर्म होने वाला है या मिडिल टर्म होने वाला है ना। एक क्वेश्चन कर लो चाहो तो इसके ऊपर, ये वाला करो। क्वेश्चन पूछा है आपसे क्या 12, 30, 40 और 100 इन प्रपोर्शन, कैसे चेक करोगे, कैसे करोगे। ऐसे करेंगे कि जो एक्सट्रीम टर्म्स है उसका मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, और जो मिडिल टर्म्स है उनका मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे। क्या सेम आ रहा है 1200 और 1200, क्योंकि ये इक्वल है, सो यस इट्स इन
बोलो आप लोगों को समझ में आ गया? सर आ गया। ठीक है, ये पजल दे रखा है यहाँ पे, ये पजल सॉल्व करो। क्या बोल रहा है वो, कॉपी कर लिया ना? अमित एंड सुमित शेयर देयर चॉकलेट्स इन द रेशियो 5:8। तो मान लो अमित का जो पार्ट है, अमित पार्ट और सुमित का पार्ट, जो भी चॉकलेट का उनका पार्ट है वो 5:8 रेशियो में एक्चुअली, या 5/8 रेशियो, 5/8 फ्रैक्शन में। इफ सुमित हैज 56 चॉकलेट्स, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी है सुमित के पास है? 56। और हाउ मेनी डज अमित हैव? तो क्या होने वाला है? 5:8 इसका फ्रैक्शन है, नीचे टोटल 56 है, ध्यान रहे 56 सुमित की है तो नीचे आएगा वो, और y मान लो कि अमित की है, तो क्या हो जाएगा? कर लो सॉल्व इसे। y 5 into 56/8, इसे कर दोगे कट तो ये नीचे बनेगा 1, ऊपर बनेगा 7 और नीचे बन जाएगा 30, ऊपर बन जाएगा 35। अब ध्यान से क्रॉस चेक करो फिर से, क्या y की जगह में 35 हम रख दें और 56 यहाँ रख दें, ऑलरेडी है ही, तो क्या ये 5/8 बन रहा है ना, कट के रेशियो जो बन रहा है उनका? यस सर। तो बन रहा है वो 7 के टेबल से उठ रहा है, सही है ना? यूनिटरी मेथड देखो एक बार, ये ऑफलाइन में नहीं हुआ था, तो ये होगा डे आफ्टर टुमारो, वेडनेसडे की क्लास में। तो अभी हम करेंगे यूनिटरी मेथड। आज के टॉपिक में कुछ भी समझ नहीं आया हो तो अभी पूछ लेना, ठीक है ना? क्योंकि लिमिटेड टाइम बचा, कुछ मिनट्स बचा आज की क्लास में, तो पूछ लेना कुछ भी पूछना हो तो। यूनिटरी मेथड में बुक में 2 पार्टीशन दे रखे उसने क्या किया? डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन। मैं वो नहीं करवाऊंगा आपको, डायरेक्ट वेरिएशन इनवर्स वेरिएशन नहीं बताने वाला मैं आपको, क्योंकि बिना ये पढ़े भी आप लोग क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे उस पर फोकस रखो अपना। क्यों? पहला स्टेप क्या बोलेगा आपका? फाइंड, जो भी आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है, भाई कुछ निकालना है तो इन्फॉर्मेशन दे तो रखी होगी ना, कि मान लो ए बी सी है, सी निकालना है तो ए और बी की मदद से अगर सी निकल रहा है तो ए भी दे रखा होगा। तो फाइंड, जो ले रखा है भाई इसे लिखो, वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी, फाइंड वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी, वन क्वांटिटी फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन। जितना भी इंफॉर्मेशन दे रखा है क्वेश्चन में से, उसमें से वन क्वांटिटी की वैल्यू निकालो। वो कुछ भी हो सकता है, वो मनी में से हो सकता है, वो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट में से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देन क्या करोगे? सेकंड पार्ट में बोलता है कि देन फाइंड वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अब मैं डायरेक्ट वेरिएशन इनवर्स वेरिएशन नहीं बताने वाला, हम करेंगे इसके बहुत सारे एग्जांपल्स, वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्योंकि जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स आने वाली है, उससे आप लोग अपने डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लोग मान लीजिए कि डेयरी पे आप लोग गए, आप लोगों ने 500 ग्राम्स के मिल्क पाउचेस खरीदे, मान लो 6 मिल्क पाउच खरीदे 500 ग्राम्स के, तो टोटल कितना वेट हो गया? 3 किलो हो जाएगा, 3 किलोग्राम्स, ठीक है। और एक 500 ग्राम का जो पाउच है, मिल्क पाउच है, उसकी कॉस्ट मान लो है 20 रुपीज़, तो टोटल नंबर ऑफ पाउच की कितनी हो जाएगी? इस तरीके से ये जो हम डेली लाइफ में हम लोग करते हैं, राइट, ग्रोसरी स्टोर्स पे जाते हैं हम लोग, मार्ट में चले गए कलेक्टिवली शॉपिंग करने, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें काम आती है ऑलरेडी। तो हमें ऑलरेडी पता है ये सारी कैलकुलेशंस, प्रोवाइडेड कोई किसी आदत नहीं पड़ी हो ठग के आने की, है ना। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी आप करते हो, तो लेकिन से रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो तरीका यहाँ पे देख लो। बाकी क्वेश्चन करो, एक एग्जाम्पल करो। ये लिख लिया आप लोगों ने? लिखा? यस सर, यस सर। लिख लिया?
देखो ध्यान से, पहला एक एग्जांपल, बुक का एग्जांपल लो। बुक में दिया हुआ है कि, मैं पढ़ता हूँ एक बार। द कॉस्ट ऑफ अ डजन, एक डजन का मतलब कितनी क्वांटिटीज, कितने आइटम्स, 12। एक क्वांटिटी का मतलब 12 आइटम्स, एक डजन का मतलब 12 आइटम्स। द कॉस्ट ऑफ अ डजन बनानास इज ₹48। ठीक है ना। एग्जांपल 6 बुक में देखो अपने, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 बनानास। तो कॉस्ट ऑफ अ डजन, तो इसका मतलब 12 बनानास की कॉस्ट दे रखी है कितनी, ₹48। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, कॉस्ट ऑफ 12 बनानास एरो करके ₹48, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। और कॉपी में आप लोग ऐसे ही करेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 12 बनानास इज एरो ₹48। मेथड क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ अब इसको ऐसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ वन बनाना करना है, मतलब कि यहाँ वन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 12 से यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो काम यहाँ LHS में करोगे वो काम उस पार एरो के उस पार RHS में भी करोगे। तो यहाँ 12 से डिवाइड किया तो वहाँ भी 12 से डिवाइड करो। तो कॉस्ट ऑफ वन बनाना कितनी आ गई, ₹4। सो रहे हो गया सब? नो सर। कॉस्ट ऑफ वन बनाना, एक बनाना ₹4 का है, लेकिन हमें निकालना है कितने बनाना इसका, 16। बनाना की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ₹4। अब यहाँ 1 को 16 बनाना है तो इस बार डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो भी 16 से। तो 4 यहाँ है, इसे भी यहाँ कर देंगे। तो ये सेम कितना आ गया, ₹64। समझे? किसे समझ में नहीं आया? सर आ गया। चलो तो अच्छी बात है। ठीक है, इसी तरीके से करेंगे आप लोग एग्जाम में भी। हाँ, ये आप लोग बोलोगे कि सॉल्यूशन तो इसमें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, तो ये मतलब इन जनरल में देखूँ अगर क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबको नहीं समझ में आएगा ये वाला सॉल्यूशन जो यहाँ कॉपी में दे रखा है, बुक में जो दे रखा है। तो बोर्ड पे जो एरो वाला ये यूज़ कर रहे हो, यही यूज़ करो हमेशा, फ़ायदे में रहोगे इसमें ही। इसी के बाद एग्जाम्पल 7 भी देखो एक बार। चले आगे। यस सर। एग्जाम्पल 7 बोलता है कि, चलो भारी हो गया आज के लिए, थोड़ा सा और झेल लो, 2-3 एग्जाम्पल करके फिर फ्री कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 7 बोलता है कि अ कार कवर्स 120 किलोमीटर इन 4 आवर्स। 120 किलोमीटर को कवर करने के लिए हमें लग रहे हैं 4 आवर्स। तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 6 आवर्स। तो यहाँ तो अब पहले 4 आवर्स का हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड से। ये यूनिटरी मेथड नाम क्यों है, देखो ध्यान से, पहले छोड़ो इसको, क्वेश्चन को छोड़ो। यूनिटरी मेथड में से यूनिट को निकालो बाहर, यूनिटरी मेथड से यूनिट को निकालो बाहर। यूनिट का मतलब होता है 1, पर्टिकुलर, सिंगुलर, एक, सिंगल। इसीलिए हमने एक 1 क्वांटिटी, यूनिट क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन में से, दी हुई इंफॉर्मेशन से वैल्यू निकाल ली, और उसकी हेल्प से जो हमारा काम का जो पोर्शन है फिर वो हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए यूनिटरी मेथड का मतलब ये। तो यहाँ 120 किलोमीटर, अब एक ये भी कर सकते हैं कि यहाँ 1 किलोमीटर बना लो और वहाँ 1, और या फिर वहाँ 1 आवर बना लो। 2 ऑप्शन है हमारे पास। तो आपको कैसे पता लगेगा किसे इस बार 1 बनाना है। तो यहाँ पे पूछे नंबर ऑफ आवर्स पूछे उसने, जो उसने पूछा है ना, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जहाँ से भी होता है उस तरफ 1 बनाना। जैसे उस बार पूछा है उसने, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 6 आवर्स। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 6 बनाना पड़ेगा, तो इसको पहले 1 बना, 4 से डायरेक्ट 6 बनाना तो पॉसिबल नहीं है। 4 से पहले आपको 1 की तरफ जाना पड़ेगा, 1 से आपको फिर 6 की तरफ आना पड़ेगा। क्या ये सभी को क्लियर हो गया? यस सर। अरे मुंह तो खोलो। यस सर। तो ये 1 आवर, और फिर 120 किलोमीटर है, 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 बनेगा, तो यहाँ 4 यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा, बोलो कितना, 30 किलोमीटर। मतलब कि अगर 4 घंटे में 120 चल रहा है तो 1 आवर में उसने 30 किलोमीटर कवर किया है।
अब यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया आपने तभी 1 इंटू 6 होगा, और ये 30 इंटू 6 कितना देगा आपको? 180 किलोमीटर्स। बोलो कुछ समझ नहीं आया? सर आ गया। आ गया। एग्जाम्पल 8 देखो एक बार। एग्जाम्पल 8। अब क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है कि इफ 6 मैन, कोई एक काम है, मान लो कि ये पीस ऑफ वर्क है, मान लो कुछ भी है, ठीक है। दे रखा है कि 6 आदमी लगते हैं इस काम को करने के लिए, 6 आदमी लगते हैं, लेकिन वो भी लगाते हैं 36 दिन, आराम आराम से कर रहे हैं सब। तो बोल रहे हैं कि 18 महीना अगर लग जाए काम करने के लिए तो कितने दिन लगेंगे, ये पूछा उसने, सिंपल। तो ठीक है, निकाल लेते हैं। मतलब 6 मैन को बनाना पड़ेगा 18 मैन, तो उसे करस्पॉन्डिंग आंसर आ जाएगा। तो 1 मैन बना दें यहाँ पे, ध्यान रहे MEN फिर MN बन जाएगा। तो 36/6 बनेगा इस बार। तो 6 डेज में एक आदमी काम कर रहा है। एक आदमी अगर करेगा तो 6 दिन लग रहे हैं उसको। और इसको 8 बनाना है तो 8 मैन काम करेंगे, तो 6 × 8 48 डेज हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट एग्जांपल। यस सर। या गलत है? सर 18 मैन क्या पूछा था ना? यस 18 का पूछा था, तो गलत कहाँ हो रहा है? 6 मैन 36 डेज, तो यहाँ 6 से डिवाइड किया, सही है। 1 मैन का 36/6 डेज आ गया। 1 मैन, एक आदमी को 6 दिन लगते हैं, तो 18। सर इधर 8 से मल्टीप्लाई, 18 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 18 से मल्टीप्लाई करें। ओहो, कहाँ गड़बड़ हो रही है, 1 मिनट। 6/8, हाँ सही, नहीं 6/18, अच्छा सॉरी। सिक्स इंटू 36। अच्छा ठीक है, एरो वाले मेथड तभी काम कर पाएगा जब डायरेक्ट वेरिएशन होगा। तो इसको थोड़ा अल्टरनेटिव ढूंढो। इसको ऐसा करना पड़ेगा कि मान लो कि सेम पीस ऑफ वर्क, अगेन इस काम को करने के लिए 6 आदमी लगते हैं, और टोटल नंबर ऑफ दिन लग रहे हैं हमारे, अगर 6 आदमी लगेंगे तो 36 दिन। तो 18 आदमी अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, दिन कम लगने चाहिए ना। आदमी अगर बढ़ गए हैं, काम सेम करना है, आदमी अगर बढ़ गए हैं तो दिन कम लगने वाले हैं। तो इन्वर्स वेरिएशन का मतलब ये होता है। समझे बात को? तो इस बार कैलकुलेशन कितनी हो जाएगी अगर, अब इसे लिखेंगे कैसे, नहीं इसे मत मिटाओ, इसे मिटा लो, कि 6 मैन अगर केपेबल हैं काम को करने के, तो उन्हें 36 दिन लग रहे हैं। तो एक आदमी को काम करने के लिए कितने दिन लग जाएंगे? अगर 6 आदमी 36 दिन ले रहे हैं तो एक आदमी को इस बार लगेंगे 6 × 36। ये इन्वर्स वेरिएशन का मतलब होता है एक्चुअली। अब आप बोलोगे कि सर आपने इधर तो बोला था कि 1 बनाना है उसको, तो 6 से डिवाइड कर दो तो वहां भी 6 हो जाएगा।
तो लाइक हम लॉजिकली सोचेंगे पहले कि सिर्फ 6 आदमी को अगर 36 दिन लग रहे हैं, और अगर इस मान लो कि कोई रूम है, ये इस रूम बहुत बड़ा रूम है, 36 दिन तक साफ करेंगे वो लोग, और 6 आदमी करेंगे तब जाकर साफ होगा। तो भाई अगर 6 आदमी को अगर 36 दिन लग रहे हैं, या फिर 6 मैन को 36 डेज लग रहे हैं, तो एक को तो बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं, और वो इसका 6 टाइम्स लगने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि आदमी 6 गुना कम हो गए तो दिन 6 गुना बढ़ जाएंगे। तो एक आदमी को कितने दिन लग जाएंगे? 216 डेज। लॉजिकली सोचे तो सही है, यस सर। यहाँ तक सही है यस सर। है ना। तो मैंने जो पहले सॉल्यूशन लिखा था वो काम नहीं करेगा वहाँ पे, वो मैंने गलत बता दिया था आपको, वो काम नहीं करने वाला है। तो इन्वर्स वेरिएशन में इस तरीके से सोचना पड़ेगा, तो इसलिए लॉजिकली सोचना पड़ेगा। तो 18 मैन अगर दे दिए जाए आपको, इस बार देखो, इस बार यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ इन्वर्स वेरिएशन में यही करेंगे हम। एक बार बता देता हूँ दोनों में क्या डिफरेंस आएगा। 18 मैन का 216/18 किया, लेकिन अब आप बोलोगे कि यहाँ 18 से मल्टीप्लाई किया तो वहाँ 18 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? इन्वर्स में उल्टा करेंगे। कैसे करेंगे? तो वो 12 डेज आ जाएगा। एक बार पहले इसे कॉपी कर लो, बता देते हैं। 12 डेज आएंगे आंसर। 18 160 हाँ ठीक है, 12 डेज ही आ रहे हैं, ठीक है। इसे कॉपी कर लो तो बता देना, फिर मैं बता देता हूँ कि कैसे करोगे। कर लिया। कर लिया सभी ने, ठीक है। यस। देखो डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन का मतलब, ये चाहो तो लिखो, चाहो तो मत लिखो, इतना काम का नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए कि इस तरफ जो क्वांटिटी है और उस तरफ जो क्वांटिटी है, अगर इससे बढ़ा रहे हो तो वो भी बढ़ रही है, तो दैट इज डायरेक्ट वेरिएशन। इसे कम कर रहे हो तो ये भी कम हो रही होगी, ये डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब होता है। और ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट का मतलब होता है अगर इस क्वांटिटी को बढ़ा रहे हो तो अपोजिट जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है ना। यस सर। जैसे कि मान लो कि एक डिस्टेंस है, 100 मीटर की डिस्टेंस है मान लो, अगर स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड कम करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट वेरिएशन। और वो बनाना वाला जो एग्जांपल था वो हमारा डायरेक्ट वेरिएशन का है। क्यों? एक बनाना खरीदोगे, मान लो इतनी कॉस्ट लग रही है, तो ज़्यादा बनाना खरीदोगे तो ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, तो वो नंबर ऑफ बनाना बढ़ा रहे हो तो कॉस्ट बढ़ रही है, नंबर ऑफ बनाना कम कर रहे हो तो कॉस्ट कम हो रही है। दैट इज डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है ना। सर जो फिर अभी आपने एग्जांपल दिया था मैन वाला, वो वाला तो इनडायरेक्ट में होगा ना? वो इनडायरेक्ट हो गया, हमें समझना पड़ा क्वेश्चन पढ़ करके, मैंने उसको डायरेक्ट समझ करके करवाता गया मैं आपको, और वो गलत चले गए हम। लेकिन वैसे नहीं कर सकते आप लोग, तो ये वाला ध्यान रख लेना, ठीक है। इसको रेक्टिफाई कर लेना, मैंने जो बताया था गलत बताया था। 6 मैन को अगर 6 आदमी को अगर इतना लग रहा है टाइम, तो आदमी अगर बढ़ा दोगे काम करने वाले तो दिन कम लगेंगे। तो यहाँ से क्लियर हो गया आपको ऑलरेडी एक सेंटेंस पढ़ते क्वेश्चन का कि वो इनडायरेक्ट वेरिएशन का है, ठीक है। अब वो तो सही बात है, चलो ये कम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन करेंगे कैसे? हमारा काम का पोर्शन तो ये कि क्वेश्चन को करेंगे कैसे भाई। तो करेंगे ऐसे कि एरो तो यहाँ भी लगाओगे, एरो यहाँ भी लगाओगे। यहाँ अगर किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हो, यहाँ ऑलरेडी जो कुछ लिखा हुआ है और उसे डिवाइड कर रहे हो, तो यहाँ वाले को भी डिवाइड करोगे। यहाँ अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ वाले को भी मल्टीप्लाई करोगे। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब ये। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ अगर डिवाइड करोगे उसे मल्टीप्लाई यहाँ कर देना, यहाँ अगर मल्टीप्लाई करोगे उसे यहाँ डिवाइड कर देना। ये बुक में नहीं, ये लिख लो चाहो तो, या वैसे भी क्या लिखोगे इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, जो भी जैसे भी करना चाहो, अपने लिए बचा के रखना चाहो, रिजर्व करके रखना चाहो, रख लेना, या जो दिमाग में फिट कर लो। सबसे बेस्ट तो ये है, क्योंकि बुक में नहीं समझा रखा है इस तरीके से, कैसे एरो वाले मेथड से बुक में नहीं समझा रखा है। तो लेकिन आप बुक से ही जाओ हमेशा। डायरेक्ट वेरिएशन है, ये आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा कि एक एंटिटी अगर बढ़ रही है उसकी वैल्यू, तो सामने वाले की भी बढ़ रही है क्या? अगर बढ़ रही है तो वो डायरेक्ट वेरिएशन के अंडर में आ रहा है, अदरवाइज इट विल बी कमिंग अंडर इनडायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। अब एरो लगाने के, अब ये तो चलो समझ लिया आप लोगों ने। उसके बाद में प्रोसीड कैसे करोगे, कैलकुलेशन कैसे करोगे? यहाँ एरो पे डिवाइड कर रहे हो, इस पार या उस पार, एक पार अगर कर रहे हो, एक साइड अगर कर रहे हो डिवाइड, तो दूसरी साइड भी डिवाइड होगा। एक साइड मल्टीप्लाई किया, दूसरी साइड मल्टीप्लाई होगा। और इनडायरेक्ट में अगर इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो उधर डिवाइड होगा, उधर डिवाइड करो इधर मल्टीप्लाई होगा। इनडायरेक्ट में इस तरीके से होगा। तो यही क्या है ना, हमने यहाँ पे देखो ध्यान से, 6 मैन 36 डेज, 6/6 किया वहां पे, तो 1 मैन बना, MAN।
और फिर से MAN। एक आदमी बनाया वहां पे, मतलब डिवाइड किया 6 से, लेकिन यहाँ पे तो डिवाइड नहीं किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया। और यहाँ पे अगर यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ डिवाइड किया। समझ में नहीं आया ना? अगर आपको समझ में आ गया है तो कल की एक्सरसाइज में हम लोग डिस्कस करेंगे रिकैप एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 8.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज 8.2 के। लाइकवाइज में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये सारे क्वेश्चन ही डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो 8.1, 8.2 और हाँ बिल्कुल वही बता रहा हूँ कि रिकैप एक्सरसाइज तो आसान एक्सरसाइज है। 8.1 भी आसान है, 8.2 थोड़ी टफ पड़ सकती है आप लोगों के लिए, तो उसमें ज़्यादा टाइम देना, ठीक है। रिकैप एक्सरसाइज 8.1, 8.2 आप लोगों के लिए होमवर्क में, कल हम इसे करेंगे डिस्कस। आज के लिए आप लोग फ्री हैं? थैंक यू सो मच। बाय सर। ओके बाय सर।